हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था हमने। एक पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट पर आ गए हैं। अगर नहीं देखा है आपने इसके पहले वाला तो फर्स्ट पार्ट देखना, तब आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। देखो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन इस तरीके का है कि ये a बराबर 1 2 3 4 5 6 दे रखा है। ये है आपका समुच्चय। आपको इसके अंदर बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू वाला साइन लगाना है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या मतलब होता है, तो इसको अपन पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं हम बिलोंग्स टू। इसको पढ़ते हैं हम बिलोंग्स टू, और इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू या फिर नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना। इसका मतलब तो होता है कि अवयव है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है अवयव है, और इसका मतलब होता है अवयव नहीं है। अवयव नहीं है। अब मेरी बात समझना आप लोग कि अगर ये वाला साइन लगाना है, इसका मतलब वो इसका अवयव होना चाहिए, और ये वाला साइन लगाना मतलब अवयव नहीं है। अगर अवयव है तो ये, अवयव नहीं है तो ये वाला। अब देखो 5, क्या 5 दिख रहा है इसमें? हाँ दिख रहा है। इसका मतलब कौन सा साइन आएगा? ये वाला बिलोंग्स टू का साइन। 8 देखो, क्या 8 दिख रहा है इसके अंदर? नहीं दिख रहा है, तो बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा। 0 दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू का साइन। 4 दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है, तो बिलोंग्स टू का साइन। 2 दिख रहा है? बिलोंग्स टू का साइन। 10 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन। बस इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये जो है ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपको पूरा दिमाग लगा करके एक बार करना पड़ेगा। इसको देखना, रोस्टर रूप में लिखना है। मतलब कौन सा वाला दे रखा है? ये तो आपको समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, और लास्ट के इसके जो 2 हैं वो कोई सा भी रूप नहीं है, वो समुच्चय निर्माण रूप भी नहीं है। वो खाली बता रखा है आपको कि ये चीज है, इसको आपको समुच्चय के रूप में लिखना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्या है? x, जहां x एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूर्णांक होते हैं माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक। पॉइंट वाले नंबर नहीं होते, मतलब कि 0 से 1 2 3 4 5 इस तरफ, और -1 -2 -3 -4 उल्टे हाथ की तरफ। तो अपने को पूर्णांक लेना है, लेकिन अब इसने बाउंडेशन क्या डाल दी कि -3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है। इसका मतलब -3 भी नहीं है और 7 भी नहीं है। -3 से बड़ा, 7 से छोटा, तो ये क्या बनेगा? तो ये बनता है, देखना, -3 से तो बड़ा लेना है, मतलब -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। 7 भी नहीं लेना है। बस इतना सा अपना आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? x, जहां x एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अच्छा, प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? तो अपन जानते हैं प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होता है। तो अपने को इसे 1 से शुरू कर देना है, ठीक है। 2 3 4 5 तक लेंगे। x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, मतलब 6 भी नहीं है, 6 से कम है, तो 6 से कम तो 5 तक आएगा, इसलिए 1 से 5 तक आ गया। अगला देखो c, x, जहां x 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। मतलब अब आपको 2 अंकों की संख्या सोचनी है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। इसका मतलब अगर आप सोचते हो, देखो इसके लिए क्या सोचना है वो बताता हूं मैं तुमको, कि तुमको 10 से शुरू करके 99 तक सोचना है, क्योंकि 99 से एक आगे बढ़ते ही 100 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? 100 3 अंक की है तो लेनी नहीं है। 10 के कम चलोगे तो 9 अंक की है, वो भी लेनी नहीं, मतलब 9 है जो कि 1 अंक की है, तो वो भी लेना नहीं है। तो 10 से लेकर के 99 तक के बीच की संख्या आपको सोचनी है जिसके अंकों का योग 8 हो। अंकों का योग 8 कब आता है? तो शुरू करना, सबसे पहली संख्या ऐसी जिसके अंकों का योग 8 आता है, तो वो 17 हो जाएगी, ठीक है ना। 1 और 7 8 हो गया। उसकी अगली संख्या 26 आ जाएगी, देख लो, 2 और 6 8। उसकी अगली संख्या 35 आ जाएगी, 3 और 5 8। उसकी अगली संख्या 45 आ जाएगी, 44 आएगी, 45 44, 4 और 4 8। उसकी अगली संख्या फिर आएगा 53। अब देखो, अब इसका उल्टा होकर के आना शुरू हो गया, 53। फिर उसकी अगली संख्या आएगी 53 के बाद में 62, 6 और 2 8। उसकी अगली संख्या आएगी 71। उसकी अगली संख्या आएगी 80, क्योंकि ये भी 2 अंकों की संख्या है। उसकी अगली वैसे 88 ले नहीं सकते। देखो वैसे क्या हो रहा है, सबके अंदर 9 जुड़ते जा रहे हैं। देखो 17 में 9 जोड़ दिया, फिर 9 जोड़ दिया, फिर 9 जोड़ दिया, फिर 9 जोड़ दिया। अगर अगली बार 9 जोड़ूंगा, लेकिन वो उसका योग 8 नहीं आएगा, इसलिए यहां तक के अपने कंप्लीट हो गया सी। अगला देखो डी, x, जहां x अभाज्य संख्या है और 60 की भाजक है। x
एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 3 5 7 11 13, लेकिन बोला है इसने 60 की भाजक भी है, मतलब कि जो संख्या आप लिखोगे ना वो अभाज्य भी होनी चाहिए और 60 का भाग भी जाना चाहिए। चलो ठीक है, अभाज्य संख्या देखते हैं ऐसी जिससे 60 को भाग देंगे, तो 2 से भाग जाएगा, हाँ पूरा पूरा जाएगा, फिर उसके बाद में 3 से भी जाएगा, ठीक है ना, 2 से भाग देंगे 30 आ जाएगा, 3 से भाग दूंगा तो 20 आ जाएगा, 4 से भाग जाता है लेकिन अभाज्य नहीं है, 5 से भाग जाता है और अभाज्य भी है तो 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 6 से भाग तो जाता है लेकिन अभाज्य नहीं है, 7 8 9 10 से भाग जाता है अभाज्य नहीं है, 11 12 से भी भाग जाता है लेकिन अभाज्य नहीं है, 13 14 15 से भाग जाता है अभाज्य नहीं है, फिर उसके बाद अगली संख्या 30 आएगी सीधी, 20 आएगी फिर 30 आएगी, 20 से भी भाग जाता है 30 से भी भाग जाता है, दोनों ही अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इन दोनों को हम यहाँ पर इंक्लूड करने वाले नहीं है। बस ये अपना आंसर आ गया, क्योंकि अभाज्य भी होनी चाहिए और 60 के अंदर भाग भी जाना चाहिए। अगला देखो, ये लिखा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो एक चीज तुमको बता रखी थी कल, जो पॉइंट लिखवाए थे ना नोट करके, उसके अंदर एक पॉइंट था कि कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब देखो टी से शुरू करूँ ना मैं तो टी आ गया, फिर उसके बाद में आर आ गया, फिर आई आ गया, जी आ गया, ठीक है, ओ आ गया, एन भी आ गया। अब देखो एम भी ले लो, ठीक है। अब देखो ई ले सकता हूँ क्या, तो ई कहीं पे पहले नहीं आया ना, तो ई को अपन ले सकते हैं, ई को ले लो। ई के बाद है टी पहले एक बार लिख चुका ना इसलिए दोबारा नहीं लूंगा। आर है तो आर भी पहले एक बार लिख चुका हूं इसलिए आर को भी दोबारा नहीं लूंगा, तो अब आएगा सीधा वाई, ठीक है, ये हो गया। और सबके बीच में कॉमन लगा हुआ है, ये भी देख लेना, तो ये हो गया TRIGONMEY, क्योंकि बाकी बीच में जो 2-3 जो अपन ने नहीं लिए तो अपन रिपीट नहीं कर सकते इसलिए मैंने नहीं लिए। ये आ गया अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब जैसे अगला और लास्ट है इसका, वो क्या है, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बी, अब देखो ई भी 2 बार आ रहा है, टी भी 2 बार आ रहा है, तो मैं यहाँ पर केवल बी, फिर ई, फिर टी और आर, केवल इतना सा लूंगा, ठीक है ना, BETR, केवल इतना। और ये अपना एक और क्वेश्चन इसका कंप्लीट हुआ, ठीक है। ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है, केवल अपने को जो क्वेश्चन ने बोला ना उसका ध्यान रखना है। अब वो देखो क्वेश्चन कहाँ घुमा सकता है आपको, वो बताता हूँ भाई। इस जगह पर क्या करेगा, साथ में बराबर का साइन लगा देगा। इसका मतलब इसने खाली इसमें इतना सा चेंज कर दिया कि ये लिख दिया इसने -3 से तो बड़ा और 7 के बराबर इससे छोटा। अब यहाँ पर 7 भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर आपने इस कंडीशन के अंदर 7 इंक्लूड कर दिया, ये पूरा क्वेश्चन गलत है। और अगर ये लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन था और आपने ये लिख दिया, तो भी क्वेश्चन पूरा गलत है, क्योंकि इसने बोला 7 के बराबर और उससे छोटा। इसका मतलब क्या होता है, 7 से बराबर और इसके छोटा, इसलिए यहाँ पर 7 इंक्लूड होगा अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो। जैसे अब इसमें है 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब अगर इसकी जगह पे ये बोल दे कि 6 या 6 से कम प्राकृत संख्या है, तो मैं इधर 6 को भी इंक्लूड करूंगा। लेकिन क्वेश्चन बोले खाली 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो केवल इतना 5 तक लिखना है। 6 का इसने कोई जिक्र नहीं किया। मैं साइड में होता हूं, नोट करो इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन लिखा है मैंने बोर्ड पर, टाबाटोली देखो। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है कि आपको इसको समुच्चय निर्माण रूप के अंदर लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, चलो ठीक है लिखते हैं। सबसे पहला है 3 6 9 12। तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, देखो इसके इन सब के एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल हैं। मतलब मैं लिखूंगा, हो सकता है लैंग्वेज में कुछ और हो, आप लिखोगे हो सकता है कुछ और हो, कोई और करेगा आंसर उसका कुछ और हो। लेकिन आपको इतना दिमाग लगाना कि वो अगर 3 4 5 जितने भी आंसर लिखें, सबको अगर वापस अपन समुच्चय बनाए, मतलब समुच्चय का सूचीबद्ध रूप, रोस्टर रूप बनाए ना, तो ये बनना चाहिए। कैसे, x जहां x क्या है, देखो है क्या चीज़ है, 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12। तो क्या 3 का पढ़ा है क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो क्या इसको ऐसा लिख दूं कि प्रथम 3 के 4 गुणज। तो x जहां x 3 के प्रथम 4 गुणज हैं, ठीक है, ये लिख सकता हूं। और क्या लिख सकता हूं, देखो इस पूरे की जगह पे और क्या लिख सकता हूं वो समझना। मैं इधर बता देता हूं कि और क्या लिख सकते हैं। और ऐसा लिख सकता हूं कि मैं x जहां x क्या है, तो x जहां x बराबर 3n है। अब ये 3n है तो क्या है, n जो है वो बिलोंग्स टू कर रहा है n में से, मतलब कि नेचुरल नंबर में से। और n जो है वो क्या है, वो 4 से छोटा इसके बराबर, 1 से बड़ा इसके बराबर है। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, ये जो मैंने लिखा ना, ये पूरा मैंने एक
सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना, पूरा प्रतीकों के अंदर लिखा है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। इसका मतलब समझना, दिख रहा है बिल्कुल, कैमरे में चेक किया मैंने भी। तो यह x, जहां x बराबर क्या है 3n है, n क्या है तो n नेचुरल नंबर में है, मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और क्या है तो भाई n क्या होती है, मतलब नेचुरल नंबर क्या है, 1 से लेकर के अनंत तक चलते हैं। लेकिन मैंने इसको भी बांध दिया कि क्या है, n जो है वो 1 से बड़ा और 4 से छोटा है। अब देखो क्योंकि मैंने नेचुरल नंबर बोल दिया तो ये चीज भी लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, ये चीज भी लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधा ऐसा बोल दूं कि n जो है वो क्या है नेचुरल नंबर के अंदर है और 4 के बराबर इससे छोटा है, ये अपन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब देखो अब n की जगह पे 1 रखना, भाई नेचुरल नंबर अगर मैं वापस वो बनूंगा, अगर बनूंगा वापस तो क्या ये बन जाएगा, वो समझना। n नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक चलेगा, तो 1 से स्टार्ट किया मैंने, सबसे पहले 1 रखा तो 3 एकम 3 आ गया। अब 2 रखूंगा तो 3 दूनी 6, ये आ गया। 3 तिया 9 रखूंगा, 3 रखूंगा तो 9 आ गया। इधर 4 रखूंगा तो 12 आ गया। 5 रखूंगा तो 15 आ जाएगा। 6 रखूंगा तो 18 आ जाएगा। लेकिन 5 और 6 रख नहीं सकता क्योंकि ये बाउंडेशन बांध दी कि क्या रख सकता हूँ, बड़े से बड़ा 4 ही रख सकता हूँ, 4 से बड़ा रख नहीं सकता। आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का दिख रहा है क्या, 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32, लेकिन ये तो पहाड़ा है ही नहीं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 भी आना चाहिए था, मतलब ये वाली चीज तो फेल हो गई यहाँ पर, ये तो नहीं आ रहा। तो फिर क्या आ रहा है, देखो 2 एकम 2 4, फिर इसमें 2 का गुणा किया फिर 8 आएगा, फिर 2 का गुणा किया फिर 16 आएगा, फिर 2 का गुणा किया तो 32 आएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखेंगे हम x, जहां x बराबर क्या है n 2 की घात n। क्या लिखूंगा इसको मैं, 2 की घात n। कैसे समझना भाई, 2 अपनी जगह पे, ठीक है ना। अब n की जगह पे मैं अलग अलग मान रखूंगा। अगर n की जगह 1 रखता हूं तो 2 की घात 1 2 होता है। n की जगह 2 रखता हूं तो 2 की घात 2 4 होता है। n की जगह 3 रखूंगा तो 2 की घात 3 8 हो जाएगा। n की जगह 4 रखूंगा तो 2 की घात 4 16 हो जाएगा। 5 रखूंगा तो 32 हो जाएगा। 6 रखूंगा 64 हो जाएगा। लेकिन 6 रखना है क्या, नहीं, क्योंकि 32 पे खत्म करना है, तो बस यही कर दो। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, n जो है वो क्या है, वो 4 से छोटा इसके बराबर नहीं, 5 लेना, 5, ठीक है ना, 5 से छोटा इसके बराबर है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये लीजिए, ये हो गया पूरा। क्या लिखा है मैंने, x, जहां x 2 की घात n है, x बराबर 2 की घात n, और n क्या है तो n जो है वो 5 से छोटा है। फिर आप बोलोगे 5 से छोटे तो पॉइंट वाले नंबर भी आ जाते हैं, तो पॉइंट वाला नंबर नहीं लेना, क्या लेना, प्राकृत संख्या लेना केवल। और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी, 5 पे मेरे को यहाँ खत्म करनी है। ये आ गया इसका सेकेंड। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, 5 25 125 625। क्या ये 5 की घात चल रही है क्या, कि भाई ये 5 की घात 1 है, ये 5 की घात 2 है, ये 5 की घात 3 है, ये 5 की घात 4 है। मतलब जैसा ऐसा बनाया था ना बिल्कुल वैसा बन जाएगा, बस इस जगह पर 5 आ जाएगा। ये 4 पद तक चल रहा है, इसका मतलब 4 तक आ जाएगा। तो ये वाला मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वाला करोगे आप होमवर्क के अंदर। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 4 6 और डैश 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 डैश। इसका मतलब ये पहली चीज तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या चलेगा, ये अनंत तक चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसको खत्म कहाँ करना है, ना तुम जानो ना हम। इसका मतलब इसको खत्म करना ही नहीं है। खत्म करने का मतलब है, जैसे मैंने इसको बाउंडेशन बांध दी इसकी कि 4 पे खत्म करना है भाई, इसको मैंने 5 पे खत्म कर दिया। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि 4 पे खत्म करना है इसको, तो इसको कहाँ खत्म करूँ, ये खत्म नहीं होगा, इसको खत्म करना भी नहीं है। सीधा सा एक काम करना है इसका, तो देखो x, जहां x क्या है तो x 2 का पहाड़ा है ना, तो मैं इसको लिखता हूँ x बराबर क्या है 2n है। अब n की जगह पे क्या रखूंगा, n की जगह 1 रखूंगा 2 आ जाएगा, 2 रखूंगा 4 आ जाएगा, 3 रखूंगा 6 आ जाएगा, 4 रखूंगा 8 आ जाएगा। तो n का मान क्या है, n का मान प्राकृत संख्या है। n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस इसको बांधने की जरूरत नहीं है, मतलब कि इसका लास्ट पॉइंट डिसाइड मत करना, क्योंकि इधर भी लास्ट पॉइंट डिसाइड नहीं है, अनंत तक चलेगा। ये इसका आंसर हो गया। अब सबसे लास्ट वाला देखो, ध्यान से देखो है क्या चीज, 1 4 9 डैश 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 लगा करके इसने तो सीधा सीधा 100 लिख दिया। अब इसका करें क्या, तो मेरी बात समझना आप कि ये 1 है, इधर बताना 1 है, फिर उसके बाद में 4 है। अगर किसी के माइंड में नहीं आ रहा हो ना, तो अब ये कहाँ तक चल रहा है, ये 100 तक चल रहा है, ठीक है, ये 100 तक चल रहा है। अब देखो 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। इसका मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो अगला वाला डेफिनेटली 4 का स्क्वायर रहा होगा, उसका अगला 5 का स्क्वायर रहा होगा। इस तरीके से चलते चलते कहाँ तक चलना है मेरे को, 10 का स्क्वायर पे चलना है। इसका मतलब जो ये समुच्चय बन रहा है ना, वो किससे बन रहा है, वो इनसे बन रहा है समुच्चय। अब बना देते हैं। तो सबसे पहले तो वही लिखनी है एक लाइन, क्या एक लाइन, क्या वो x जहाँ x लिखते हैं अपन वो, तो ये लिख दिया मैंने x जहाँ x क्या है। तो देखो बढ़ कौन रहा है, 1 2 3 ये बढ़ रहा है, ऊपर वाला ये जो है ये अपनी 2 ही है, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ कि n की घात 2 है। x क्या है, x जहाँ x n स्क्वायर है। अब आप बोलोगे तो n क्या है,
तो मैं n बोल देता हूं। n क्या है, 1 से लेकर के 10 तक की संख्या रख सकता हूं। तो n क्या है, n जो है वो नेचुरल नंबर है, और इसको बांध देता हूं मैं कि ये क्या है, 10 से छोटा इसके बराबर है। इसका मतलब n कहां से शुरू होगा, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है प्राकृत संख्या, तो ये भी कहां से शुरू होगी, 1 से। फिर आप बोलोगे कि अच्छा अगर ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या तो अनंत तक होती है, तो क्या ये अनंत तक होगी? तो मैंने कहा नहीं, दब जा, रुक जा, क्या कहां तक लेके चलो इसको, खाली 10 तक लेकर के चलना। तो n कहां तक चलेगी, 10 तक। ये देख लो। अब 1 रखना, सबसे पहले n की जगह पे 1 रखना, इधर 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, आ गया। फिर 2 रख सकता हूं, तो n की जगह 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 3 रखूंगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। 4 रखूंगा, उसका स्क्वायर 16 आ जाएगा। लास्ट कितनी बड़ी संख्या रख सकता हूं, तो बड़ी से बड़ी मैं 10 रख सकता हूं। जैसे ही 10 रखूंगा 100 आ जाएगा। फिर तुम बोलोगे सर 11 रख दो, तो तुरंत पास वाला टपली मार करके क्या बोलेगा, अरे ऐसे कैसे रख दो, सर ने बोला कि 10 तक ही खत्म करनी है, तो बात 11 पे कहां से आ गई, इसलिए 11 रखना नहीं रखना। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। ठीक है ना, एक बार देख लेता हूँ नीचे तक पूरा क्लियर दिख रहा है ना कैमरे में? हाँ जी दिख रहा है, बिल्कुल सही। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन सबके अवयवों की सूची बनानी है। तो सीधी सी चीज है कि इसको रोस्टर रूप में लिखना है। लिखते हैं, देखो x, जहां x एक विषम प्राकृत संख्या है। दिमाग लगाओ कि विषम प्राकृत संख्या कौन सी है, विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो विषम प्राकृत संख्या कौन सी है? चलो एक बार प्राकृत संख्या की सोचना। तो प्राकृत संख्या जो इतनी देर से बात कर रहा हूं, ये नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक चलेगी। वो क्या है, वो है प्राकृत संख्या। क्वेश्चन ने बोल दिया विषम प्राकृत संख्या है, मतलब विषम भी होनी चाहिए, प्राकृत भी होनी चाहिए। चलो तो लिख देते हैं 1, फिर 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, उसके बाद में 9। अच्छा कहां तक लेनी है, x एक विषम प्राकृत संख्या है, कहां तक नहीं पता ना, तो इसको डैश 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 लगाइए और छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ये डैश 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 लगाया ना, इसका मतलब जहां तक आप सोच सकते हो, मतलब अनंत तक के नंबर आ गए इसके अंदर। खाली कौन से, जो विषम संख्या आ रही है, 1 3 5 7 9, इस तरीके से। अगला देखो, x जहां x एक पूर्णांक है, x क्या है, तो x एक पूर्णांक है, ये क्वेश्चन ने बोल दिया। अब x एक पूर्णांक है और साथ में बोल रहा है कि -1/2 से बड़ा और -9/2 से छोटा है। -9/2 नहीं होना चाहिए, शायद खाली 9/2 होगा। ठीक है ना। अब देखिए इसको बोर्ड पर क्वेश्चन, मैं इसका एक बार चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन सही लिखा है ना, राइट। -9/2 नहीं है, ये 9/2 होगा। ठीक है ना, तो ये 9/2 होगा। ये वाला साइन इधर ये था, ठीक है ना, ये साइन था। -1/2 से लेकर के 9/2 के बीच में। अच्छा पहली चीज तो ये बोल रहा है पूर्णांक है। पूर्णांक है मतलब माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक चलेगा, पॉइंट वाले नंबर नहीं होंगे उसमें, पूर्णांक होंगे। ठीक है, फिर इसने बाउंडेशन क्या दे दिया आपको कि -1/2 से तो बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। अच्छा -1/2 जो होता है ना, वो उसका मतलब क्या होता है, भाग पूरा दोगे ना तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस का, मतलब -0.5, यही होगा इसका मतलब। क्या होगा इसका मतलब, -0.5। और 9/2 का मतलब 4.5, 4.5। भाई अगर 9 की जगह पे 8 होता तो 4 बार पूरा भाग चल जाता, और 10 होता तो 5 बार पूरा भाग चल जाता, लेकिन ये उसके बीच का नंबर है इसलिए 4.5 हो गया। इसका मतलब आपको क्या लेना है, 0.5 से लेकर के -0.5 से लेकर के 4.5 तक के बीच का नंबर लेना है। और लेना क्या है, पूर्णांक। तो -0.5 से आगे चलना है। -0.5 से आगे चलूंगा तो 0 आ जाएगा ना, क्योंकि माइनस में है। अगर ये चीज प्लस में होती तो नहीं आता, क्योंकि उसके बाद सीधा 1 आता। अब 0, फिर 1 2 3 और 4.5 तक के, 4.5 से छोटा लेना है। तो 4 तो 4.5 से छोटा ही है, इसलिए 4 तक ले लेना। अगर जैसे 5 ले लूंगा तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो वो अपने को लेना नहीं है। ये 20 का आंसर आ गया। ठीक है, इसको अलग करने के लिए इधर एक लाइन बना देता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। ये एक क्वेश्चन हो गया, इस जगह पर ये अपना दूसरा हो गया ताकि मिले नहीं है। ठीक है, इस जगह पर भी ये एक लाइन बना देता हूँ कि इतने में ही अपने को इसका आंसर भी करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैं होमवर्क के अंदर दूंगा आपको, इसलिए साथ साथ लिख रखा है। देखो बता देता हूँ पहले कि x जहाँ x लोयल शब्द का अक्षर है, तो क्या करना है, LOYA लिखना है खाली आपको। कॉमा लगा करके L नहीं लिखोगे क्योंकि L 2 बार है, लेकिन अपने को एक बार ही काम में लेना है, इसलिए ये लो। अब इस जगह पे अपन काम कर लेंगे। अब इसको देखो, सी क्वेश्चन क्या है, x जहाँ x एक पूर्णांक है, x क्या है, एक पूर्णांक है, और x स्क्वायर जो है ना वो 4 से छोटा इसके बराबर है। चलो पहले तो इसको एक बार सॉल्व करके देखता हूँ कि मैं इसका मतलब क्या है। भाई अगर ये बोल रहा है कि 4 से छोटा इसके बराबर है, कौन, x स्क्वायर, मैं एक बार बराबर मान के चलूँ तो बोल रहा है x स्क्वायर जो है ना वो 4 के बराबर है। तो यहाँ से अगर दोनों तरफ रूट ले लूँ मैं, अगर दोनों तरफ रूट ले लूँ तो रूट लूंगा, इसलिए इधर प्लस माइनस भी लगेगा, तो ये x का मान क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास जो भी मान आना चाहिए ना वो क्या आना चाहिए, प्लस और +-2 से छोटा आना चाहिए।
ठीक है। अब प्लस माइनस 2 से छोटा क्या आएगा, एक बार देखो प्लस और माइनस 2 इनके बीच का नंबर क्या क्या आएगा, पूर्णांक भी है। सुनना, अगर मैं इधर -1 ले लूं बराबर में -2 ले सकता हूं भाई, -2 तो मान आ ही रहा है। देखो -2, सुनो x की जगह पे मैंने -2 रखना, x की जगह -2 रखूंगा तो स्क्वायर करूंगा 4 हो जाएगा, क्या इसके बराबर है, हाँ तो ले सकता हूं। फिर -2 से 2 तक के सारे नंबर ले लो, तो -1 भी ले लो, 0 भी ले लो, 1 भी ले लो और 2 भी ले लो। अब इसमें से -1 इधर रखना, तो -1 का स्क्वायर करूंगा 1 हो जाएगा, 4 से छोटा है, हाँ है। 0 रखूंगा 4 से छोटा आएगा, 1 रखूंगा 1 मिलेगा, 4 से छोटा है, 2 रखूंगा तो वो 4 के बराबर है, तो ले सकता हूं। जैसे मैं अगर यहाँ पे 3 रख दूं बाई चांस, तो 3 का स्क्वायर करते क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्या 9 4 से छोटा है क्या, नहीं, इसलिए मैं 3 नहीं ले सकता, मतलब 2 तक के नंबर लूंगा। ये आ गया अपने पास में, ये बाउंडेशन थी इसकी कि +-2, ये 2 तक का आ गया, -2 -1 0 1 2, ये इसका बन गया। ये वाला आप खुद करोगे। एक देखो x, जहां x वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं है, ध्यान रखना क्या बोल रहा है, 31 दिन नहीं है, इसको अंडरलाइन करता हूं मैं, वरना 31 दिन कर दोगे तुम, ठीक है ना। जिसमें 31 दिन नहीं है, तो सबसे पहले तो जनवरी आ गया। अब ये लिख देना आप लोग, ठीक है ना, मैं इसको बता देता हूँ, चलो ठीक है। सबसे पहले तो जनवरी आ जाएगा, जनवरी, फिर उसके बाद में फरवरी, क्योंकि 28 होता है कि 29 होता है, ठीक है ना, 31 तो नहीं होता। जनवरी फरवरी मार्च 31 दिन का आएगा। फिर अप्रैल आ गया, अप्रैल, मई नहीं जून, फिर जुलाई और अगस्त दोनों 31 दिन के होते हैं। अगस्त के बाद में सितंबर, सितंबर, फिर अक्टूबर नहीं नवंबर, बस नवंबर, ये लीजिए, ये इसका आंसर आ गया। अब अगला बोल रहा है x जहां f वाला लास्ट, x जहां x अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है, ध्यान रखना क्या बोल रहा है, ये अंडरलाइन कर रहा हूं इस चीज को, क्या चीज बोल रहा है ये, व्यंजन है ना। और व्यंजन क्या होता है, दाल बाटी चूरमा नहीं, वो व्यंजन नहीं, यह अ आ इ ई स्वर और क का क ख ग घ व्यंजन, वो वाले व्यंजन। तो ये क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन। तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ यू, तो उसके अलावा जो बचे वो सारे के सारे क्या हैं, व्यंजन। लेकिन ये बोल रहा है के से पहले वाले ही चाहिए, तो के से पहले वाले देख लो, एफ लिखा, के से पहले वाले व्यंजन, ए लूंगा नहीं स्वर है, बी, फिर सी डी, ई लूंगा क्या, ई तो स्वर है, ई नहीं लूंगा, एफ, एफ, फिर जी, एच, उसके बाद में आई, लेकिन आई भी क्या है स्वर, तो आई भी नहीं लूंगा, आई जे। अब उसके बाद में के आना है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, के से पहले वाले, के भी नहीं लेना, के से पहले वाले लेना है, तो जे तक ही आएगा। ये लो, ये अपना आंसर, ठीक है ना। चौथा और पांचवा क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नोट करो इसको। अब अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो ये मिलान करने वाला है कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा है और राइट हैंड साइड में कुछ लिखा है, आपको मिलान करना है। एक बार कोशिश करते हैं। देखो मैंने राइट हैंड साइड वाले थे ना वो सारे लिख लिए, हम तो इसका क्या करते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में है, मैं रोस्टर रूप बना देता हूँ इसका। अब आप उससे मिलान कर लेना, तो मिलान करने का काम करना आप, और आप भी इसको इसी तरह से ट्राई कर लेना। चाहो तो यहीं पे एक बार पॉज कर दो और खुद बना लो एक बार इनके, और फिर उसके बाद में मैच कर लेना कि क्या सही बनते हैं कि नहीं बनते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x, जहां x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, तो ऐसी संख्या क्या है जो कि सबसे पहली चीज 6 की भाजक है, मतलब 6 से तो छोटा ही होना उसको होना पड़ेगा। उसने बोला है अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 1 2। अब ध्यान रखना, 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन अगर तुमको दिमाग में आ गई बात कि 1 तो कभी अभाज्य संख्या होती नहीं है, अगर माइंड में आ गई तो बहुत बढ़िया, और नहीं आई तो अब ध्यान रखना इसको कि 1 जो है ना वो इकलौती ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य के अंदर काउंट होती है और ना ही अभाज्य में काउंट होती है। अब मेरे को पता है कोई एक आध जना ऐसा होगा जो खाली ऊपर से अगर मतलब खाली इसको देख रहा होगा ना, तो वो सुनेगा अरे सर ने तो इधर एक लिख दिया अभाज्य संख्या में, सर को तो आता ही नहीं है, और फिर वो यहाँ से स्किप करके चल जाएगा कि नहीं पढ़ना मेरे को। लेकिन जो पढ़ रहा है वो पूरी ध्यान से समझना, एक जो होता है वो ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। अब अगर इसका रीजन तुमको पता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर रीजन लिखना कि ऐसा क्यों कि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अगर मुझको सही रीजन उसका मिल गया कमेंट बॉक्स के अंदर तो बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं तो फिर ये मैसेज कर देना कि सर अगली मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर सर बताना कि क्यों है 1 ना तो भाज्य ना अभाज्य, तो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन 1 ना तो भाज्य में काउंट होता है ना अभाज्य में काउंट होता है। चलो, इसलिए यहाँ पर जो मैंने 1 लिखा है इसको मैं वापस हटा रहा हूँ, ठीक है ना। और मेरा तरीका यही है, कई बार करूंगा मैं कि पहले गलत करूंगा उसके बाद में सही करूंगा, ताकि अपने को ध्यान रहे, आप लोगों को इस चीज़ की ये चीज़ ध्यान रहे कि हाँ सर ने ये किया था, फिर उसके बाद में बताया था कि ये गलत है, करते हुए माइंड में एकदम क्लिक होगा। सुनो आगे करते हैं।
तो मैंने क्या बोला आपको, x क्या है, तो x है अपने पास में, x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो x क्या है, अभाज्य संख्या। तो ऐसी अभाज्य संख्या जो दो, एक तो 2 होगा क्योंकि 6 के अंदर भाग जाना चाहिए, तो 6 के अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है, किस मतलब 2 से पूरा भाग चल जाएगा 6 में। और उसकी अगली संख्या कौन सी आ जाएगी, तो अगली संख्या उसकी 3 आ जाएगी। ये लो 2 और 3, क्योंकि अब उसकी अगली संख्या जो 6 में पूरा भाग जाती है वो 6 खुद है, लेकिन 6 खुद अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 2 और 3 बनेंगे इसके। अगला देखना कि x, जहां x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, तो 10 से कम विषम संख्या कौन कौन सी हो गई भाई, 1 हो गई, फिर उसके बाद में 2, लेकिन विषम बोली है इसने इसलिए 3, फिर 5, 7, 9, 11, लेकिन खेल थोड़ी रहे, क्वेश्चन ने बोला है 10 से कम, तो ये 10 से कम खाली 9 तक आएगी। आगे देखो x, जहां x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। अब देखो, अब इसने चेंज कर दिया अपनी बात। क्या बोला था पहले कि अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, अब बोल रहा है कि प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक है तो 1 से भी 6 में भाग जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है और 6 से खुद से भी जाता है। तो इस बार 1 2 3 6 बनेगा इसका, बात समझना। अच्छा, ये है मैथमेटिक्स, तो ये लो, इसका तो समुच्चय बना दो, बड़े आराम से बनेगा भाई। MATH, ये तो लिख दो MATH। अब देखो E भी पहले नहीं आया तो E भी लिख देता हूं मैं, फिर उसके बाद में M। अब देखो ये M पहले आ चुका, A भी पहले आ चुका, T भी पहले आ चुका, I नहीं आया, I लिखो I। फिर उसके बाद में C और S, ये भी पहले नहीं आया, तो ये C और S। न तो बीच में और लिखना, व लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, कॉमा लगा करके सीधे सीधे लिखते जाना। ये अपना प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हुई बच्चा। नोट करो इसको, मैं साइड में होता हूं, नोट करो इसको। फिर अपन पढ़ते हैं 1.2 के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो। अब देखो स्टूडेंट्स, अपन प्रश्नावली 1.1 तो हो गई अपनी कंप्लीट, ठीक है ना, ये तो हो गई कंप्लीट अपनी। 1.2 के लिए मैं अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बढ़िया वाले। तो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे ना, तो टेक्स्ट बुक के अंदर तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख रखा है प्रकार वगैरह, उसके अंदर खाली आपको हेडिंग लिखी हुई होती है और समझा रखा होता है परिभाषा, ये सारी चीज़। मैं आपके नोट्स बनवा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से। तो देखो, समुच्चय के प्रकार अपन पढ़ रहे हैं, बहुत सारे प्रकार है समुच्चय के, लेकिन अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अवयवों की संख्या के आधार पर समुच्चय के प्रकार। तो अब सुनना, समुच्चय के प्रकार जो है उसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा रिक्त समुच्चय। नाम से समझ गए होंगे, शून्य समुच्चय, ठीक है। तो इसका ये पहला प्रकार, ये बना लेना आप भी टेबल इस तरीके से, ठीक है ना, जैसे आप बनाते हो बढ़िया सी अच्छी हैंडराइटिंग के अंदर। तो अब इसके अंदर सबसे पहला प्रकार, ठीक है, सबसे पहला प्रकार क्या है, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय नाम से पता चल गया कि रिक्त होगा, मतलब कि इसमें कितने अवयव होंगे, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या 0, इसमें 0 अवयव होंगे, पहली बात। इसलिए अपन इसको या तो रिक्त समुच्चय बोलेंगे अथवा इसको शून्य समुच्चय बोलेंगे। इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो इसको प्रदर्शित करने का अलग तरीका है। देखो, सबसे पहले तो इसको अपन प्रदर्शित कर देंगे इस तरीके से, ठीक है ना, खाली कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मतलब शून्य अवयव है, शून्य अवयव है, इसलिए इसको अपन शून्य समुच्चय अथवा रिक्त समुच्चय कह देंगे। या फिर ध्यान रखना, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, या लिख रहा हूँ, या फिर अपन इसे इस निशान से कर देंगे रिप्रेजेंट। इस निशान को क्या बोलते हैं, तो इस निशान को बोलते हैं अपन फाई। क्या बोलते हैं, फाई। इस निशान को बोलते हैं फाई। ध्यान रखना, इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपके पास में ये चीज लिखी हुई है तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, इसलिए मैंने लिख करके काट दिया कि या तो ये लिखना है या फिर ये लिखना है, दोनों को एक साथ मत लिख देना, क्योंकि ऐसा कोई अवयव नहीं है अपने पास में। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, गलत है, ये चीज गलत है, या तो फाई ऐसा लिखना या फिर रिक्त समुच्चय इस तरीके से लिखना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि XA बराबर X, जहां X इस प्रकार है, X एक प्राकृत संख्या है, X एक प्राकृत संख्या है, ठीक है ना, X क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और X जो है वो क्या है, वो 3 से छोटी और 2 से बड़ी है। अब एक बात बताओ, ऐसी कौन सी संख्या है जो कि प्राकृत संख्या है, भाई प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो x, जहां x एक प्राकृत संख्या है और 2 से बड़ी है, 3 से छोटी है, भाई 2 से बड़ी 2.1 2.2 2.3 ऐसी
इनफाइनाइट संख्या हो सकती है, लेकिन 3 से छोटी ऐसी भी बहुत सारी संख्या हो सकती है, 2.9 तक ले लो, कितनी भी संख्या लेनी ले लो, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है वो, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और जैसे बुक के अंदर भी 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं कि एक छात्र जो कक्षा 10 और कक्षा 11 में कक्षा 10 और कक्षा 11 में पढ़ता है, तो ऐसा कोई बालक एक हो ही नहीं सकता जो कि 10 और 11 के अंदर एक साथ पढ़ रहा हो, इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, शून्य समुच्चय, या फिर इसको अपन बोल देंगे रिक्त समुच्चय। ठीक है, अगला देखो सेकंड टाइप। चलो यहां पर लिखूंगा मैं सेकंड और थर्ड दोनों में एक साथ बताने वाला हूं, क्योंकि ये दोनों चीज जो है ना वो एक साथ समझ में आएगी। तो सेकंड तो अपन बोलेंगे परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, ठीक है ना, फाइनिट सेट। और इधर बता देता हूं मैं तीसरा हो जाएगा आपका अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, ठीक है ना, इसको अपन बोल देंगे इनफाइनिट सेट। इनफाइनाइट सेट। अब ये क्या चीज है, तो देखो परिमित समुच्चय ऐसे, सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या होगा, अवयवों की संख्या निश्चित होगी, अवयवों की संख्या निश्चित, इसमें होगी अवयवों की संख्या निश्चित। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा अवयवों की संख्या अनिश्चित, अवयवों की संख्या अनिश्चित। अब इसका क्या मतलब है निश्चित और अनिश्चित का, मैं क्या बोल रहा हूं, संख्या निश्चित और संख्या अनिश्चित। अच्छा, अवयवों की संख्या निश्चित है, अवयवों की संख्या निश्चित है, इसका मतलब सिंपल सी चीज बोलूं कि आप गिन सकते हो। भाई कोई चीज निश्चित है मतलब आप उसको गिन सकते हो, मैं बोल रहा हूं अनिश्चित मतलब अपने को पता ही नहीं है कि कितने हैं, मतलब कि बिना गिनती के, या फिर ऐसा बोल दो अनंत है। तो जैसे इसके अंदर एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, अभी अपन ने पहले किया था इसका एक क्वेश्चन, ठीक जैसा, तो वो क्या था, एक एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन किया था अभी अपन ने 1.1 के अंदर, तो वही लिख रहा हूं मैं, देखो 1, 4, 9 और लास्ट में 100। अब मेरी बात समझना आप, भाई इसके अंदर कितने अवयव हैं, निश्चित तो है ना। जैसे और एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10। अब सुनो, इसके अंदर कितने अवयव है वो गिन सकते हो ना आप, 1, 2, 3, 4, 5, भाई 5 अवयव है। इसके अंदर मैंने डैश 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 लगा रखा है, लेकिन लास्ट में मैंने 100 के ऊपर ला करके इसको निश्चित कर दिया। इसका मतलब 1, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, मतलब गिन सकते हो आप कि इसके अंदर 10 अवयव है। तो ये जो है ये क्या है, जिसके अंदर अवयवों की संख्या निश्चित है, तो आप इसको गिन सकते हो। अब जैसे ये है, इसका भी अपन ने 1.1 के अंदर एक क्वेश्चन किया था, जैसे वो वापस लिख देता हूं मैं, कि मैंने लिख दिया कि एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन किया था जिसमें लिखा था कि ये एक विषम प्राकृत संख्या है। अब समझो विषम प्राकृत संख्या है, उसने कोई बाउंडेशन तो दी नहीं कि बस इतना ही है, या फिर बड़ी से बड़ी संख्या ये है, या फिर इससे छोटा ही लेना है, नहीं, विषम प्राकृत संख्या है 1, 3, 5, 7। अब ले लो, इसको कहां तक लोगे, जहां तक ले सकते हो। तो क्या इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है क्या, नहीं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। और एग्जाम्पल इसके ले लेना आप, तो जैसे जो संख्याओं के सिंबल होता है ना, जैसे n हो गया, w हो गया, वो सारे भी क्या हैं, वो सारे अपरिमित समुच्चय हैं। जैसे मैंने लिख दिया a, b, c, d और ये, ठीक है ना। अब बताओ ये क्या है, परिमित है कि अपरिमित है, तुरंत सोच लो अपने माइंड में। अच्छा ठीक है, मैंने डैश डैश लगा दिया और लास्ट वाले का पता नहीं है, तो ये किस में लिख दिया मैंने, अपरिमित में। लेकिन एक बार सोचना, क्या सच में a, b, c, d कहां तक खत्म होती है तुमको नहीं पता क्या, भाई डैश डैश लगा करके छोड़ दिया, इसका मतलब कहां तक जाएगा, जहां तक भी जाएगा पता है ना, भाई लास्ट में जेड है। ऐसा तो है नहीं ना कि इसने बताया ही नहीं कि जेड पे खत्म है, तो तुम कहीं और जाके खत्म कर दोगे, या फिर तुम्हें भी नहीं पता जेड के आगे और कुछ चलता हो तो इसमें, कि भाई ऐसी अंग्रेजी तो भाई मैंने तो नहीं पढ़ी आज तक। तो इसने बोले ऐसा दे दिया, लेकिन अपने को एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये क्या है, परिमित में आएगा, क्योंकि लास्ट कहां तक जाएगा भाई, कहां तक, जेड तक ही तो जाएगा, इसलिए ये क्या है, अपरिमित में नहीं आएगा। तो मैं इसको कट कर रहा हूं यहां से, ठीक है ना। तुमने अगर लिख लिया हो तो इसको लगा देना साइड में कि अपरिमित नहीं है, क्योंकि इसमें संख्या निश्चित है, ठीक है। और एग्जांपल इसका लिख लो, जैसे अपन ने लिख लिया डैश 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2 और ये, ठीक है ना, ये ऐसी संख्या। तो इन सबको अपन क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। अब लास्ट में एक छोटा सा और है इसका प्रकार, जिसको अपन, वो वैसे बिल्कुल अलग लिखा है, वैसे तो 2 प्रकार हैं इसके, 2 और प्रकार हैं।
लेकिन जितना बुक में है उतना बताऊंगा, फिर उसके बाद में एक चीज़ एक्स्ट्रा बता दूंगा तुमको। अब ये है चौथा प्रकार, इसको अपन बोलते हैं समान समुच्चय। क्या बोलते हैं? समान समुच्चय, इक्वल सेट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इक्वल सेट। अब इसमें क्या होगा? पहली बात तो होगी कि अवयवों की संख्या बराबर, अवयवों की संख्या समान, ठीक है ना। और भी अच्छे से लिखो ना तो इसको बोल रहा हूं समान अवयव, बस समान अवयव। क्या लिख दूंगा? समान अवयव, मतलब अवयवों की संख्या भी समान होगी और तथ्यतः एक एक अवयव भी समान होगा। कैसे? समान अवयव, जैसे मैंने a बराबर लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है ना। b बराबर क्या लिख दिया? b बराबर लिख दिया 4 3 1 2। अब बताओ क्या दोनों बराबर है? तो मैं इसको बोलूंगा हाँ, समुच्चय a और समुच्चय b बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि देखो समुच्चय की संख्या बराबर है, इसमें भी 4 अवयव, इसमें भी 4 अवयव। क्या किया? वो के वही 4 इधर है और वो के वही 4 उधर है। चेंज क्या हुआ है? खाली इनका क्रम ही तो चेंज हुआ, और वो बता रखा है तुमको कि रिपीट करने पर भी फर्क नहीं पड़ता है और आगे पीछे क्रम का भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक और एग्जांपल इसका, इसी का मैंने लिख दिया p बराबर तो a b c और d, ये लिख दिया, ठीक है ना। और q मैंने लिख दिया b b d c a। अब सुनो, क्या ये दोनों सब बराबर है, समान है क्या? हाँ जी, ये भी क्या है? दोनों समान है। अच्छा, ये दोनों समान क्यों है भाई? इसमें तो 1 2 3 4 अवयव है, इसमें 1 2 3 4 5 अवयव है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है? b को मैंने रिपीट कर रखा है। इसका मतलब रिपीट करो चाहे मत करो, तो अपन करते ही नहीं रिपीट, इसलिए b को 2 बार लिखा है। अगर इसको मैं सुधार करके लिखूंगा तो अगले बार में b को 1 बार ही लिखूंगा, इसलिए b c a d ये सारी चीज लिखी हुई है, a b c d ऊपर लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया? p बराबर q, ये क्या है? समान समुच्चय है। अब ये 4 तरीके के समुच्चय हैं अपने पास में। अब आगे जो भी क्वेश्चन अपने पास में रहने वाले हैं ना 1.2 के अंदर, वो सारे इसी के रहेंगे। जैसे आपको समुच्चय निर्माण रूप के अंदर देगा और बोलेगा कि बताइए कि रिक्त समुच्चय है कि परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय है। अब वो उसकी लैंग्वेज कुछ भी दे देगा, अपने को उसकी लैंग्वेज के हिसाब से सोचना है कि इसका समुच्चय बन रहा है क्या। पहली चीज तो समुच्चय में कितने अवयव है? ये है कि ये है कि ये है कि ये है। अच्छा, एक और चीज, रिक्त समुच्चय देखो, कहीं ना कहीं रिक्त समुच्चय जो परिमित समुच्चय का ही तो भाग है, मतलब इसी का प्रकार है। इसका मतलब रिक्त समुच्चय जो है वो परिमित समुच्चय का ही प्रकार हो गया। कैसे हो गया परिमित समुच्चय का प्रकार? तो वो आप ऐसा समझना इसको कि भाई परिमित समुच्चय क्या बोल रहा है? अवयवों की संख्या निश्चित हो। अगर अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है तो वो अपरिमित है। अब इसमें कितने हैं? अवयवों की संख्या 0 है ना भाई, निश्चित है ना। कितने हैं? 0 है, मतलब एक भी नहीं है, मतलब 0 है, मतलब निश्चित है। मतलब रिक्त समुच्चय जो है परिमित समुच्चय के अंतर्गत आता है, ठीक है ना कि अपरिमित समुच्चय के अंदर। बढ़िया चीज बताइए, नोट करो इसको अच्छे से। मैंने तो बोर्ड पे लिखा है, जगह के हिसाब से आपके पास में पेपर है पूरा अच्छा, आप उसके ऊपर अच्छे से लिख सकते हो, तो अच्छे से नोट करना इसको। अगले 2 एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने बोर्ड पर स्टूडेंट्स। लिखा है एग्जाम्पल नंबर 6, अगला है एग्जाम्पल नंबर 7। क्या लिखा है वो देखो। पहले तो आपको इसमें क्या करना है? परिमित और अपरिमित समुच्चय बताना है कि परिमित है अथवा अपरिमित समुच्चय कौन सा है वो बताना है। चलो पहले को करते हैं। सुनो, x क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x जहां x बिलोंग्स टू n, n का मतलब प्राकृत संख्या, मतलब 1 से अनंत तक। चलो, और x माइनस 1 बराबर गुणा x माइनस 2 बराबर 0। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0, इसका मतलब x माइनस 1 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0। तो क्या बनेगा? x बराबर 1 या 2, 2 उधर चल जाएगा। तो इसका बन क्या रहा है? अगर समुच्चय इसका बनाएंगे अपन तो समुच्चय क्या बन रहा है? x बराबर, समुच्चय में 1 और 2 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या n 1 और 2 जो है वो प्राकृत संख्या में आता है? हाँ जी आता है। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया परिमित समुच्चय, क्योंकि इसके कितने अवयव हैं वो हम निकाल पा रहे हैं। तो ये कैसा होगा? परिमित समुच्चय, ठीक है ना। अगला देखते हैं। देखिए अगला है x जहां x बिलोंग्स टू n, मतलब प्राकृत संख्या है, और x स्क्वायर बराबर 4। अच्छा सुनो, x स्क्वायर बराबर 4 है तो यहां से x का मान क्या आएगा? प्लस माइनस 2, मतलब कि या तो प्लस 2 या फिर माइनस 2। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ने क्या बोला है? x बिलोंग्स टू n, मतलब प्राकृत संख्या में होना चाहिए। तो इसमें से ये चीज तो प्राकृत संख्या में है ही नहीं, लेकिन ये है, इसका मतलब इसका एक अवयव आएगा। तो क्या इसको गिन सकते हैं अपन? निश्चित है ना संख्या, तो ये भी क्या आएगा? परिमित समुच्चय। इसलिए ये भी क्या है? परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। ये लीजिए। अगला वाला देखते हैं,
x जहां x बिलोंग्स टू n और 2x माइनस 1 बराबर 0। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं अपन एक बार। देखो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से 1 को उधर ले जाऊंगा, तो ये हो गया 2x बराबर 1 और x बराबर क्या आ गया 1/2। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, x एक तरफ तो बोल रहा है कि प्राकृत संख्या में होना चाहिए और एक तरफ बोल रहा है कि x जो है वो क्या है 1/2 है। तो एक बात बताना कि 2x माइनस 1 क्या ये नेचुरल नंबर है क्या ये प्राकृत संख्या है क्या? तो नहीं, 1/2 प्राकृत संख्या तो नहीं है। जब ऐसा है तो x जहां x ये और ये, तो क्या ये समुच्चय बनेगा क्या? तो ये तो समुच्चय ही नहीं बनेगा। तो ऐसे कितने अवयव हैं, इसका मूल होना चाहिए। मेरी बात को समझना ध्यान से। इसलिए ये क्या है, ये तो शून्य समुच्चय होगा। क्या होगा ये शून्य समुच्चय होगा। बात समझे? एक बार क्वेश्चन फिर चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी ये है आपका वैसे शून्य समुच्चय हो रहा है क्योंकि इसके जो सेट बनेगा, इसका जो समुच्चय बनेगा उसके अंदर एक भी अवयव नहीं आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, है ना। तो देखो इसके अंदर क्या है भाई, जो मैंने अभी बता दिया कि इसके अंदर x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर तो 1/2 आएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये कैसा होना चाहिए प्राकृत संख्या, तो ये तो प्राकृत संख्या है ही नहीं। तो जब ये प्राकृत संख्या नहीं है तो इसका समुच्चय कैसा बनेगा भाई? आप इसको या तो ऐसा लिखोगे रिक्त समुच्चय, या फिर इसको फाई लिख देना। तो क्या है भाई, अवयव तो इसके गिन सकते हैं ना, निश्चित है, परिमित। 0 है मतलब परिमित, तो ये क्या है परिमित समुच्चय है। अगले पे आओ, x बिलोंग्स टू n और x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 नहीं है सॉरी 23, फिर उसके बाद में 29। ऐसी संख्या क्या है अभाज्य संख्या। तो अपन इनको गिन तो सकते हैं, प्राकृत संख्या में भी है। प्राकृत संख्या मतलब 1 से शुरू करना है, लेकिन खत्म कहाँ है ये पता है क्या? तो इसका अगर समुच्चय में बनूंगा ना, तो इसका समुच्चय देखना कि एक बार कैसा बनेगा। तो इसका समुच्चय कुछ ऐसा बनेगा भाई, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब बताओ इसको खत्म कहाँ करूं, पता है क्या तुमको? नहीं पता ना। तो इसके अंदर कितने अवयव होंगे नहीं पता, इसलिए ये क्या होगा अपरिमित समुच्चय। कैसा होगा? अपरिमित समुच्चय। लास्ट देखो, x जहां x बिलोंग्स टू n और x विषम है। ये क्या सेम क्वेश्चन दोबारा लिख दिया गया? अच्छा नहीं, हाँ ये अभाज्य की बात कर रहा है, ये विषम की संख्या विषम संख्या की बात कर रहा है। तो विषम संख्या क्या आएगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और ये चलता रहेगा। अब इसमें 15 भी आ जाएगा, 17 आ जाएगा, लेकिन क्या इसमें कितने अंक हैं, कितने अवयव हैं वो पता है क्या? नहीं ना। इसलिए ये भी क्या आएगा? अपरिमित। क्या आएगा? ये अपरिमित समुच्चय। ठीक है ना। आप इसको थोड़ा गैप दे करके करना, अच्छे से ये लिखा, फिर उसके बाद में ये 1,2 बना देना इसका परिमित समुच्चय। ये लिखना, इसके अंदर +2 -2 दोनों आएंगे, लेकिन अपने को खाली इसमें +2 रखना है। तो इसका +2 बना देना परिमित समुच्चय, इसका ये 5 बना देना, या फिर ये वाला बना देना परिमित समुच्चय, इसके लिए ये बना देना अपरिमित समुच्चय, इसके लिए ये बना देना अपरिमित समुच्चय। ये था एग्जाम्पल नंबर 6। नेक्स्ट देखना, ये है अपना एग्जाम्पल नंबर 7। इसके अंदर कौन कौन से समान समुच्चय हैं वो बताने हैं। तो चलो ठीक है, सबसे पहले a बराबर तो ये दे रखा है। देखो पहला a बराबर तो आपको दे रखा है, ठीक है ना। b जो है ना, b आपका समुच्चय निर्माण रूप में है, तो इसका पहले एक बार रोस्टर रूप बना लेते हैं। तो b बराबर क्या है सुनना, b क्या बोल रहा है? x जहां x 15 से बड़ा है, x क्या है 15 से बड़ा, और x 5 से छोटा है। अब ऐसी कौन सी संख्या है भाई, अगर थोड़ी बहुत भी मैथ्स तुमने अच्छे से समझी है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से छोटी और 15 से बड़ी है? ठीक है, इसका मतलब वही हो गया कि दुकान पे गए अपन सामान लेने के लिए, तो उसने दे दी अपने को सामान, फिर पूछा कितने रुपए, तो बोल रहा है एक काम करो तुम 15 से तो ज्यादा दे दो, लेकिन रुपए 5 से कम होने चाहिए। अब उसको बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है भाई, कितने रुपए दूं तेरे को कि 15 से तो कम हो, सॉरी 15 से तो ज्यादा हो और 5 से कम हो। तूने अगर ये बोल दिया होता कि भाई 15 से तो कम और 5 से ज्यादा, तो समझ में आ जाता कि 5 से ज्यादा 10 दे देता हूँ, 15 से कम हाँ 10 दे देता हूँ, 10 रुपए दे देता हूँ, काम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने चेंज क्या कर दिया, इसके साइन का मतलब समझना, x जो है वो 15 से बड़ा है, मतलब दुकानदार बोल रहा है ले चल ठीक है सामान तो ले जा, 15 से ज्यादा रुपए दे, लेकिन यह चीज ध्यान रखना कि रुपए जो 5 से कम होने चाहिए। अरे यार ये क्या बात हुई, 15 से ज्यादा दे दे 5 से कम दे दे, ये क्या बात हुई? कोई 1 रुपया मतलब एक चीज बोलना, इसका मतलब दोनों आपस में बन ही नहीं रहे। तो ऐसा कौन सा अवयव है? तो ऐसा कोई अवयव है ही नहीं, इसलिए बी कैसा बनेगा? रिक्त समुच्चय बनेगा। ठीक है, आ जाओ अब सी पर। तो सी कैसा बनेगा, इसका एक आंसर होना चाहिए ना। तो x - 5 बराबर 0, 5 को उधर ले जाओ, तो ये क्या बनेगा 5, तो सी बराबर बनेगा 5। ए तो इसमें 0 दे ही रखा है, इसको बनाना, तो इसको क्या बनाओगे भाई, डी क्या बनेगा? डी बनेगा -5 और +5। अब ये 2 कैसे आ गए? तो भाई स्क्वायर रूट लगाओगे तो स्क्वायर रूट लगेगा तो प्लस और -5 आएगा, क्योंकि इधर -5 रखूंगा तब भी 25 आएगा, +5 रखूंगा तब भी 25 आएगा। तो डी बनेगा -5 + 5। ई देखो,
समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 15 बराबर 0 का एक धनमूल है। चलो इसका धनमूल पहले इसको सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव पूर्णांक मूल, धन पूर्णांक मूल बोल रहा है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर रूट बोल रहा है। देखो इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। 10वीं क्लास में करके आए हो, ऐसे भूल तो नहीं गए ना। अगर चेक करना चाहते हो खुद को तो पॉज कर दो यहीं पे और एक बार सॉल्व करके देख लो इसको। अब देख लेना आगे कि क्या, पहले तो एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूँ माइनस 3x प्लस 2x। अरे क्या कर दिया, 5 और 3 में टूटेगा ये, 5 और 3 में टूटेगा। इसको लिख देता हूँ मैं माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 बराबर में 0। दोनों में से x को कॉमन लूंगा, x माइनस 5, इधर से प्लस 3 कॉमन लूंगा, x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 5 वापस कॉमन बच गया अपने पास में, x प्लस 3 बराबर 0। तो x का मान या तो 5 या फिर माइनस 3 ऐसा आएगा। अब क्वेश्चन है क्या बोला, धन पूर्णांक मूल, इसका मतलब धन पूर्णांक मूल तो यही है 5, वो तो नेगेटिव आ गया मतलब ऋणात्मक आ गया, तो धन यही है। तो e का मान क्या आ गया, e का मान आ गया आपके पास में 5। अब देख लो कौन कौन से बराबर है। सबसे पहले तो a के बराबर है क्या कोई, तो a के बराबर तो कोई सा भी नहीं है। ठीक है, b क्या है, रिक्त समुच्चय है। क्या रिक्त समुच्चय दिख रहा है कोई, नहीं है, छोड़ दो। c का मान 5 था और इसका भी 5 है, इसका मतलब सबसे पहले तो c बराबर e है। चलो ठीक है, c और e बराबर है। फिर उसके बाद में देखो d क्या किसी के बराबर है क्या, तो d किसी के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसलिए d को भी छोड़ दो। फिर e तो पहले से ही बराबर हो गया, तो यहाँ पर c और e जो है समुच्चय वो आपस में बराबर आ रहे हैं। अब हो सकता है कि कोई किसी को अगर नहीं समझ में आया ना तो वो सोच ले कि सर a और b बराबर है, a के अंदर 0 अवयव है, मतलब इसमें एक अवयव तो है ही है, ये तो खुद शून्य अवयव है, शून्य समुच्चय है। ठीक है ना, तो इसमें तो एक भी अवयव नहीं है। फिर c के अंदर क्या आया था, c के अंदर खाली 5 आया था अपने पास में, c और e बराबर हो गया। बात करूं अगर मैं d की, तो d को अगर करेंगे तो इधर -5 और +5 माना जाएगा। तो ये वो अपना एग्जाम्पल नंबर 7। साइड में होता हूं, देख लो इसको, फिर अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अपन कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन जो है ना वो बोल रहा है कि निम्न में से कौन से समुच्चय रिक्त समुच्चय हैं ये बताइए। तो अपने को तो ये 4 लिखे हुए हैं, इनको पहचानना है रिक्त है कि नहीं है, और फिर अपने को बताना है कि रिक्त समुच्चय है तो यस और नहीं तो नहीं, मना कर देना। ठीक है ना, बोर्ड पे देख लेता हूँ मैं कैमरे में एक बार, क्या सही दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। राइटिंग भी मैंने कोशिश करी है कि सही हो जाए, कि समझ में आए ऐसी। सबसे पहला है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अच्छा चलो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं समुच्चय बनाता हूँ। देखो क्वेश्चन बोल रहा है 2 से भाज्य, मतलब कि 2 से भाज्य होनी चाहिए, फिर विषम प्राकृत संख्या होनी चाहिए। अच्छा विषम प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो विषम प्राकृत संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9 और ये 2 से भाज्य। अब बताओ इसमें 2 से भाज्य कौन है, मतलब 1 में 2 का भाग दूंगा चल जाएगा क्या, 3 में, 5 में, 7 में, किसी में भी 2 का भाग चल जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, ये वाला समुच्चय, मतलब कि ये क्या है, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, ये लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अच्छा अब बताओ सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सम अभाज्य संख्या होती भी है कि नहीं होती है। अच्छा सम संख्या क्या होती है भाई, 1, 3, 5, 7, 9 विषम है, तो अपने पास में 2, 4, 6, 8, सबसे आगे 0 भी, लेकिन इसने क्या बोला है, कुछ भी बोला नहीं है ना, मतलब जिसमें इकाई का अंक 0 आ जाएगा, तो 10, 12। अब ये जो संख्या आएंगी ना, ये सारी की सारी क्या आएंगी, ये सारी की सारी सम संख्या आएंगी। अब इसमें बताओ अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये 2 जो है ना ये क्या है, अभाज्य संख्या है। इसका मतलब इसका समुच्चय बनाऊंगा तो उसमें एक अवयव आ रहा है, इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं है। लिख देता हूं इधर, रिक्त समुच्चय नहीं है, ये लिख देना, इसमें रिक्त समुच्चय नहीं है। और एक चीज और पॉइंट ध्यान रख लेना कि 2 इकलौती सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि जितनी भी अभाज्य संख्या होगी वो सारी की सारी विषम होगी, पक्की बात है, क्योंकि सम संख्या की परिभाषा क्या है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है ना, अब ये 2 इकलौती ऐसी है जो कि सम अभाज्य है, और बेचारे के साथ में अन्याय हो गया। ठीक है ना, एक तुमको होमवर्क के लिए तो क्वेश्चन दिया है मैंने एक, कि कमेंट बॉक्स के अंदर उसका रीजन बताना, नहीं आता है तो फिर रीजन कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके जाना कि सर एक अभाज्य संख्या क्यों, मतलब एक भाज्य या भाज्य नहीं है, क्यों नहीं पता, तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। बात अभी 2 के लिए बता देता हूँ, बेचारे के साथ में अन्याय हो गया। क्या अन्याय हो गया कि भाई अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसे अगर तुम मेरी बात को ध्यान से सुनोगे ना अभी तो तुमको समझ में आ जाएगा और उस एक का आंसर दे दोगे तुम। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या होती है जिसमें केवल स्वयं का भाग जाए।
ठीक है ना, केवल स्वयं का भाग जाए। जैसे मैंने 13 ले लिया, ठीक है ना, अब 13 जो संख्या है ना, इसमें क्या होगा, 13 का भाग जाएगा, 13 का भाग जाएगा तो आपके पास में आंसर 1 आएगा। या फिर इसको उल्टा करके बोल दूं कि 13 के अंदर देखो, अगर इसका भाग जाएगा तो ये आएगा, तो इसका भाग दूंगा मतलब इसका भाग दूंगा तो ये आ जाएगा। मतलब कि ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं का भाग जाए और उस खुद की और 1 का भाग जाए, क्योंकि स्वयं का भाग जाएगा तो 1 आएगा और 1 का भाग जाएगा तो वापस वही संख्या आ जाएगी। तो इनके अलावा कुछ किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे मैंने संख्या ले ली 12, अब सुनो 12 के अंदर किसका भाग जाता है, 1 का भाग भी जाता है, ठीक है ना। अगर मैं इसके अंदर भाग दूं तो 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा और 12 का खुद का भी जाएगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 इतने सारे संख्याओं का भाग जा रहा है इसके अंदर। तो क्या ये अभाज्य है क्या, नहीं, ये क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारी संख्याओं का भाग जा रहा है। अगर बात करूं अभाज्य संख्या तो क्या है, अभाज्य क्यों है, क्योंकि उसमें खुद के अलावा किसी संख्या का भाग ही नहीं जा रहा। अब आ जाओ 2 की बात करते हैं, ठीक है ना। 2 बेचारा इतना छोटा है कि 1 को तो अपन मान ही नहीं रहे कि वो भाज्य है कि अभाज्य है। 1 तो ऐसा है जो कि हर किसी के मुंह लगा हुआ है, मतलब कि हर किसी के अंदर भाग दे देता है और हर किसी के अंदर भाग चला जाता है 1 का, ठीक है। तो 1 को तो अपन गिन ही नहीं रहे। अब मेरे पास में बचा 2। 2 क्या है, ऐसी सबसे छोटी संख्या है कि उससे छोटी संख्या कुछ बची ही नहीं जिससे इसमें भाग दे करके मैं चेक करूं। तो 2 के अंदर किससे भाग दूं कि इसकी भाजकता चेक करूं, खाली 2 का ही भाग बच जाएगा। और ऐसी संख्या जो केवल खुद से भाग होती है उसको हम अभाज्य बोल देते हैं। अब जैसे इससे बड़ी चलेंगे और अपन सम संख्या की तरफ चलें तो इससे बड़ी सम संख्या आ जाती है 4। अब 4 के अंदर 1 का भी भाग चल जाएगा, 2 का भी भाग चल जाएगा, 4 का भी भाग चल जाएगा। ये लो 4 का खुद का तो जा ही रहा है, 1 को तो गिनते ही नहीं अपन, बची क्या 2, मतलब कि 2 संख्याओं का भाग जा रहा है। इसका मतलब 2 ऐसा है जिसमें 2 का भाग चल गया वो कभी भी अभाज्य नहीं होगा, बल्कि वो सम संख्या हो जाएगी। लेकिन खुद कैसा बैठा है बेचारा, अभाज्य संख्या बैठा है। इसलिए 2 जो है वो इकलौती सम अभाज्य संख्या है। तो अपना ये जो आंसर था, इसका आंसर क्या आ गया कि ये तो रिक्त समुच्चय नहीं हो पाया। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्या बोलता है, x, जहां x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी अनंत तक चलेगी। आगे बढ़ो, x 5 से छोटा है, 7 से बड़ा है। अब देखो फिर ये ऊंधी बात कर रहा है, क्या बोल रहा है कि x जो है वो 5 से तो छोटा है। चलो ठीक है, सामान लेने गए, बोल रहे हैं कितने रुपए दूं तेरे को, तो बोल रहे चल ऐसे एक काम कर, 5 से तो कम दे दे लेकिन 7 से ज्यादा होना चाहिए। अब तुम फिर उससे क्या पूछोगे, मैथ्स कटूं पड़ी भाई, है ना, कहाँ से पड़ी, ये दुकान लेकर के क्यों बैठा है तू। फिर उसको मेरा वाला वीडियो शेयर कर देना कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 5 से तो छोटी और साथ में 7 से बड़ी है। ऐसी संख्या हो सकती है क्या, अगर 7 से बड़ी है इसका मतलब 5 से छोटी नहीं हो सकती, 5 से छोटी है तो 7 से बड़ी नहीं हो सकती। ऊंधी बात करता है ये। तो ये क्या आ जाएगा, इसका भी रिक्त समुच्चय बन जाएगा। अब इसको इस बार ऐसा नहीं लिख करके मैं इसको 5 लिख देता हूं, ठीक है ना। तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, ठीक है ना। बता देना इसको, जो दुकानदार था ना ऐसी बात करता है उसको बता देना कि माड़सा बता रखे माना ऐसी संख्या नहीं है जो 5 से छोटी होती है और 7 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर उल्टा बोला होता तूने कि भाई 5 से तो बड़ी है और 7 से छोटी है, तो वो संख्या कौन सी है, 6। आगे देखो, y, जहां y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब देखो तुम लोग आए हो 11th क्लास के अंदर, तो इतनी चीज तो मान सकता हूँ कि 10th क्लास पास करके आए हो। 10th क्लास के अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। अगर ध्यान में है उसका कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं जानते कि क्या है तो मैंने 10th क्लास के अंदर वो चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है प्लेलिस्ट के अंदर। कुछ नहीं देखना तुमको, खाली पहली क्लास देख लेना, खाली पहली क्लास, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो तुमको समझ में आ जाएगा समांतर रेखा या उभयनिष्ठ बिंदु क्या चीज़ होती है। तो समांतर रेखा समझ में आ जाएगा, फिर उसका आंसर तुम लोग कर दोगे। अभी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि समांतर रेखा का मतलब क्या है। चलो ठीक है, सिंपल सी चीज़, जिस कॉपी में तुम लिख रहे हो उसके अंदर लाइनिंग होगी, ठीक है ना। अब इसमें एक आदमी ऐसा कमेंट मत कर देना सर मैं तो खाली पेज वाली, खाली बिना लाइन वाली कॉपी लेकर के लिख रहा हूँ। कोई बात नहीं, कभी तो लिखी होगी ऐसी कॉपी, ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर क्या होता है, लाइन्स होती हैं। ये लाइन्स होती है अपने रजिस्टर के अंदर। कभी भी इस वाली लाइन ने आगे जा करके या पीछे जा करके इसको काट दिया क्या इस तरीके से, नहीं ना, ये तो मैंने मोड़ दिया इसलिए काट दिया, वरना क्या होगा, ये यहाँ से इसको आगे ले जाओ तो आगे तक ये चलती रहेगी सीधी। इन दोनों लाइंस को भी आगे तक ले जाओ, ये भी सीधी चलती रहेगी। और अगर अच्छे से समझाऊं तो मान लो ये अपनी एक लाइन है, अभी तुमको जैसा कि कैमरे में दिख रहा है ना, तो ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन है। अब इन दोनों लाइंस को क्या करो, इन दोनों लाइंस को, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, इन दोनों लाइन को मैं इस तरफ बढ़ा देता हूं और इतना बढ़ा देता हूं, इतना बढ़ा देता हूं कि आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है ना उससे भी बाहर निकल जाए। उस तरफ अगर आपके आसपास दीवार है, कुछ भी है, उसको भी क्रॉस करके चल जाए, इतनी लंबी दूरी तक चल जाए, लेकिन कभी भी एक दूसरे को काटेगी क्या, अगर ये इस तरीके की है लाइन तो नहीं। सेम ऐसा इस तरह ही कर दो, मोबाइल की स्क्रीन के बाहर निकाल दो,
ठीक है ना, आसपास दीवार है उससे भी बाहर ले जाओ, बहुत दूर तक ले जाओ, लेकिन ये कभी भी काटेगी क्या एक दूसरे को? नहीं काटेगी। क्यों? क्योंकि ये समांतर रेखाएं, मतलब ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, इसको अपन समांतर रेखाएं बोलते हैं। पहली बात तो ये। फिर आपका जो रजिस्टर है उसके अंदर इतनी सारी लाइंस बन रखी हैं सीधी सीधी, क्या कभी भी एक लाइन ने दूसरी लाइन को किसी को काटा है क्या? नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? क्योंकि ये भी सारी क्या है? समांतर रेखाएं। अब मेरी बात समझना, समांतर रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु मतलब क्या होता है? जैसे ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है, इन दोनों ने एक दूसरे को काटा। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों का हिस्सा हो, मतलब कि ये बिंदु जो है ना, ये इस रेखा का भी हिस्सा है और इस रेखा का भी हिस्सा है। अब एक बात बताना, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जब काट ही नहीं रही तो उभयनिष्ठ बिंदु कैसे हो सकता है? उभयनिष्ठ बिंदु वो होता है जो, अगर ये बिंदु है तो ये इस वाली रेखा का भी पार्ट है और इस वाली रेखा का भी पार्ट है। इसका मतलब आप ऐसा समझ लो कि रेल की पटरियां हैं, ठीक है ना, ये रेल की पटरी है भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब आप तो मेरे को वो चीज बताओ जब है ना दोनों साइड के पहिए एक ही पटरी पे खड़े हो, दो पटरियां हैं सामने, ये दो पटरियां हैं, ठीक है ना, रेल का वो वाला कोना बताओ मेरे को, मतलब वो वाली पटरी बताओ जहां पर दोनों पटरियां जो है ना, दोनों पटरियों पर पहिए चल रहे हैं। ऐसा कौन सा पहिए, कौन सी पटरी रहेगी जिसके ऊपर रेल के दोनों पहिए एक पे आ जाएंगे? अगर दोनों पहिए एक पे आ गए तो रेल के अंदर वाले रेल के अंदर नहीं रहेंगे, रेल के बाहर भी नहीं रहेंगे, वो ऊपर रहेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो, क्योंकि ऐसी चीज कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब अगर बिंदु मैंने ये ले लिया तो ये तो खाली इसी के ऊपर है, इस पे नहीं हो सकता, और अगर बिंदु यहां पर ले लिया तो ये खाली इसी रेखा के ऊपर है, इस पे नहीं हो सकता। इसलिए क्या ऐसा संभव है क्या? नहीं। इसलिए ये क्या है? रिक्त समुच्चय है। बस बात खत्म। तो ये क्या है? रिक्त समुच्चय। चलो, ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि आपको परिमित है या अपरिमित है ये बताना है, मतलब कि आपको इसका वर्गीकरण करना है परिमित और अपरिमित समुच्चय के अंदर, ठीक है ना। तो करते हैं अपन इसका परिमित और अपरिमित समुच्चयों के अंदर वर्गीकरण। तो देखो, पहला है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। अरे सिंपल सी चीज, परिमित तो क्या होता है? जिसके अवयव निश्चित है। क्या इसके अवयव निश्चित है क्या? भाई बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके अंदर 12 महीने होते हैं। अगर तुम में से कोई एक आध जना हो जिसने 13 पढ़ लिए तो बेटा गलत पढ़ लिए, और अगर तुमको लग रहा है तुम सही हो, 13 पढ़ लिए मैंने तो पढ़े हैं, तो बता देना एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर मेरे वाले कैलेंडर के अंदर तो 13 महीने है। चलो 13 महीने हैं मान लिए, लेकिन फिर भी है तो निश्चित ना, तो क्या किस में आएगा? वो परिमित में आएगा। बात खत्म। अगर इतने सारे महीने हो जाते हैं कि अपन उसको गिन ही नहीं सकते तो वो क्या होता है? अपरिमित में, समुच्चय में आता। चलो इसमें कितने अवयव गिन सकते हो क्या? 1 2 3 3 अवयव है? नहीं, डैश 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 लगा रखा है, मतलब कितने अवयव हैं हमें नहीं पता। तो ये जो दूसरा वाला है ये कैसा है? ये है अपरिमित। अपरिमित, अपरिचित मत कर देना, है ना। अपरिमित समुच्चय 1 2 3 फिर डैश डैश लग रखा है, तो ये क्या है? अपरिमित है। लेकिन वापस देखो लास्ट खत्म कहाँ पे है? 99 और 100 तक खत्म है, इसलिए ये क्या है? परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसके अंदर कितने अवयव हैं वो निश्चित हैं, उसे आप गिन सकते हो। अगला जाओ, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। समझना, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय मतलब 100 से बड़े धन पूर्णांक देखने हैं। पहली बात तो 100 से बड़े अगर अपन आगे चलना चाहें तो 101 से शुरू हो जाएगा ये, ठीक है ना। 101 102 खत्म कहाँ करना है पता है क्या? नहीं। इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। अगला देखते हैं लास्ट, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। क्या बोला मैंने? 99 से छोटे, मतलब 99 से छोटे देखने अपने को, ठीक है। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, तो 99 से छोटे बोल दिया ना, मतलब 99 से आगे जा ही नहीं सकता। अब 99 से छोटे कितने हैं? भले बहुत सारे हैं लेकिन गिन तो सकते हैं ना। 99 से छोटे कितने होते हैं? शायद 25 होते हैं, गिन करके देख लेना कभी कि 2 3 5 7 11 19 11 17 19 23 इस तरीके से तो गिन लेना 99 तक, तो गिनने में आ जाएंगे। तो ये कैसा होगा? ये भी होगा आपके पास में परिमित। अगर यही इसने बड़े बोल दिया होता 99 से तो ये अपरिमित हो जाता, ठीक है ना बच्चा। अब देखो ये अपना प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट कर दिया अपन ने, पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। मैं साइड में होता हूँ, एक तो आप इसको नोट करो और मैं देख लेता हूँ कि नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। अगर आप कर पाओ इसको तो वो करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद करेंगे। थर्ड क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, थर्ड हो गया क्वेश्चन आपका होमवर्क का। अब थर्ड तो करेंगे आप, फिर उसी के बाद साथ में और क्या करना है आपको, 1 2 क्वेश्चन मैंने बीच में इसमें छुड़वा रखे थे वो तो आपको करना ही है। अब आपको क्या करना, आगे के क्वेश्चन खुद सेल्फ ट्राई करना, एक बार जरूर करना, जिससे पता चलेगा कि हमने जितना पढ़ा है वो समझ में कितना आया। फिर नेक्स्ट वीडियो जब आएगा ना, जब आप उसको देखोगे ना, तब आपको क्या करना है, वापस एक बार चेक करना रहेगा कि कहाँ कहाँ पर गलती करी मैंने, तो वो आपको समझ में आएगा। अब ऐसी जो मेमोरी होती है ना वो आपके क्या लॉन्ग टर्म में रहती है, तो आपके माइंड के अंदर ऐसा जो आपने पढ़ा ना वो लंबे टाइम तक रहेगा एक तो।
फिर और क्या करना है, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक तो कर देना, कमेंट में मैंने जो जो भी चीज़ें बताई है वो तो आपको कमेंट बॉक्स में करना ही है कमेंट, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर देना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन 1.2 के तीसरे क्वेश्चन से, अपन तीसरा होमवर्क में दिया है, ध्यान रखना, चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।